तो बिल्कुल बढ़िया लग, बहुत हैंडसम लग रहे हो आप भैया। आप पाप कर रहे हैं दो लोगों के साथ एंगेज होके इतनी उम्र होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, और तो आप शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो? 115 वर्ष हो गए हैं मेरी एज। पिछले ही महीने 115वां जन्मदिन मनाया मैं। अब आपके विकास जी ने निजी सवाल कर दिया कि शादी क्यों नहीं कर रहे। मेरे पैर बांध रखे हैं इन्होंने। आप लोग ढूंढ लीजिए कोई विकास की भाभी, हम कर लेंगे शादी, बुलाएंगे आप। जल्दी ही तैयारी अब कर लीजिए, है ना, वो कूट कूट कर भरा हुआ है और इतना अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है आपका, फिर दिल तो बॉयफ्रेंड के पास होगा आपका। अच्छे कंटेंट तो आप बना ही रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बताते हैं बच्चों को, अच्छा लगता है, और वो फैक्ट सभी के काम में आते हैं, चाहे 10 साल का बच्चा हो या 20 साल का हो या ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो या मैरिड हो। कि आप एक खुद यूट्यूबर हैं, तो बिल्कुल बढ़िया लग रहे हो बाल बहुत हैंडसम लग रहे हो आप देखो शायद क्वेश्चन, साथ दो लोगों, भैया आप पाप कर रहे हैं दो लोगों के साथ एंगेज होके अरे जिसने पाप नहीं किया उसने मानवता को जिया नहीं। पाप करना जरूरी है, इंद्र से सीखिए, अहिल्या से सीखिए। ये वैसे तो झूठ बोल रहे हैं, दो लोगों के साथ कोई किसी के साथ बताएंगे, हम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी हाइपोथेसिस है, वो आप बताएंगे। ये किसी के साथ एंगेज नहीं है। वैसे अभी तक इनकी एज काफ़ी हो गई है, लेकिन पता नहीं शादी भी नहीं करना चाह रही है। बहुत शादी के लिए भी लोग कह रहे हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाह रहा। चलो अब यही क्वेश्चन करते हैं हम कि भैया इतनी उम्र होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, और तो आप शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो? सबसे पहला सवाल, 115 वर्ष हो गए हैं मेरी एज को, ठीक है, और अभी पिछले ही महीने 115वां जन्मदिन मनाया मैंने और अपने पैरों पर खड़ा हूँ। ये नकली बाल लगा रखे हैं, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए। शादी भी शिक्षा का एक हिस्सा होता है, हमारे संस्कार है ना भारतीय मैथोलॉजी में, और प्रत्येक धर्म में शादी नामक संस्कार बनाया गया है, क्योंकि संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए और परिवार नामक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। बोल मैं रहा हूँ, लिखा समाजशास्त्र की थ्योरी में है, मैंने नहीं कहा ये, ठीक है। मैं नहीं मानता हूँ परिवार को। व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है, बंधन बाधाएं बीच में आती हैं, नहीं सीखा है। भगवान बुद्ध को पढ़ लीजिएगा, क्यों छोड़कर जाते हैं, किसी छोड़कर जाते हैं, महावीर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपाला आंडला गार्गी को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। शादी करना जितना आसान है, तोड़ना बेहद आसान है। मुश्किल है दोनों के बीच के सेतु को संभाल कर रखना, जिसे बोलते हैं परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन दो व्यक्तियों से नहीं होता है, दोनों व्यक्तियों की वैचारिकी से होता है, दो समाज की वैचारिकी से होता है, और समाज की वैचारिकी के साथ साथ देश की वैचारिकी में आपके परिवार का क्या योगदान है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और परिवार हमेशा आत्मनिर्भर नहीं होता है, निर्भर होता है। लेकिन जब शादी नामक दो व्यक्तियों के बीच में समझौता शब्द स्थान ले लेता है, तो विश्वास रूपी नाव डगमगाने लगती है, और जब विश्वास की नाव डगमगाती है ना, तो कोई भी मंजिल स्थिर नहीं रह सकती है। अब आपके विकास जी ने निजी सवाल कर दिया कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे जवाब से आपको मालूम चल गया होगा मेरी फितरत कैसी है और कैसी होने वाली है। थोड़े हम चंचल प्रकार के व्यक्ति हैं। चंचल किसी लड़की का नाम नहीं बता रहे हैं, ना ही चंचल भारती को बता रहे हैं। हमारी फितरत थोड़ी चंचल है। ये कुर्सी पर उन्होंने बैठा दिया है, बांध कर, मेरे पैर बांध रखे हैं इन्होंने, पता है आपको, सेलो टेप से हिला नहीं सकता हूँ मैं। और शादी का जब समय आएगा, हाँ योग्यता मेरी शादी की है, एज भी है, पढ़ाई भी है, बेरोजगार हूँ ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी इच्छाएं नहीं है शादी की। हाँ लेकिन हाँ, मेरे में कुछ कमी नहीं है, नहीं आप लोग कुछ समझे, मेरे में कुछ फिजिकल कमी है ना, जो एक मर्द रूपी इंसान में होना चाहिए सब कुछ है। सभी हिस्से भी ठीक ठाक हैं, लीवर किडनी वो सब भी ठीक है, लेकिन अभी सोचा नहीं है शादी के बारे में। भविष्य में करेंगे ये नहीं बता सकते हैं, कब तक करेंगे ये नहीं बता सकते हैं। और शादी के लिए अगर किस्मत डेस्टिनी में लिखा होगा तो ज़रूर होगी, किससे होगी ये आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग ढूंढ लीजिए कोई विकास की भाभी, ठीक है, हम कर लेंगे शादी, बुलाएंगे आपको, कल्पना में नहीं सच्चाई में। विकास के पास माइक जाता है। धन्यवाद। जल्दी ही तैयारी अब कर लीजिए, पंकज भैया की शादी का नंबर लगने वाला है, और उम्मीद है कि जल्दी ये हाँ कर देंगे, क्योंकि यही खुद हाँ नहीं कर रहे हैं। शादी तो हो जाती, लेकिन चलो ये था अभी थोड़ा पर्सनल और मजाक का सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
कि भैया आप एक खुद यूट्यूबर हैं, तो आप ऑडियंस को ये बताइए कि आप और दूसरे अन्य यूट्यूबर्स को, कौन कौन ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और जिनकी बातें और जिनका कंटेंट आपको बहुत ही पसंद आता है, और पसंद आने का रीज़न क्या है, उसमें ऐसा क्या है जो और लोग भी पसंद करें। धन्यवाद जी विकास जी इस सवाल के लिए। ये सवाल ऐसा है कि अगर आप में से भी कुछ लोग यूट्यूब पर आना चाहते होंगे या फिर किसी भी सामाजिक संजाल तंत्र के यंत्र के माध्यम से आना चाहते होंगे, यानी कि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन का प्रयोग करते हुए, इसको मैंने हिंदी में बोल दिया, क्या करें, हिंदी का कीड़ा घुसा हुआ है, हिंदी की बिंदी यहाँ नहीं लगी है, लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी नहीं बोलेंगे तो लोग कहेंगे इससे उस मुल्क में चले जाइए। अब किस मुल्क में जाने के लिए वो बोलते हैं बिना वीज़ा पासपोर्ट के हमें भी नहीं पता है। और रही बात इस चीज़ की कि किसको करते हैं पसंद, जब मैं आया था यूट्यूब पर जनवरी के महीने में आया था 20 में, और अच्छे मन से नहीं आया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। विश्वास करना हो कर लीजिएगा, सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका था यूट्यूब पर आने से पहले। इस डिप्रेशन की हालत में था मैं, कारण मत पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि एक उपन्यासकार हैं भारत के, नाम है मुंशी प्रेमचंद धनपत राय, जुलाई के महीने में जन्मदिन आएगा उनका। उन्होंने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति आलोचनाओं से घबराता है वह व्यक्ति को उसी पल मर जाना चाहिए। एक बात और कही थी भगत सिंह साहब ने कि अगर आप वैचारिक रूप से जिंदा हैं तो शरीर का होना ज़रूरी नहीं है, और आप वैचारिक रूप से जिंदा नहीं हैं 100 साल जी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप वैचारिक रूप से कितना जिंदा हैं और अपने विचार को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, अगर इस बात को करते हैं फॉलो, तो इसी बात को मेरे जहन में कहीं ना कहीं कुरेदा गया था उन्हीं वैचारिक लोगों के द्वारा, उस बौद्धिक वर्ग के द्वारा। तो सोचा कि आ जाते हैं यूट्यूब पर, और सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था 9 जनवरी को राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर, जो इस समय बड़ा देश दुनिया में चल रहा है, नेशनलिज्म। लेकिन नेशनल और इज्म की परिभाषा पर नहीं जाएंगे, तो यही समझे कि डिप्रेशन में मैंने यूट्यूब पर आया। इनके सवाल का दूसरा हिस्सा, मैं किसे पसंद करता हूं। यूट्यूब पर काम करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सभी की जानकारी होनी चाहिए जरूरी नहीं, क्योंकि हम अपने सीखते सीखते ही, काम से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, और कई बार कुछ गलतियां होती हैं तो उसके लिए कुछ और लोगों से हेल्प लेते हैं। तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को लेकर, उसके टेक्निक्स को लेकर, किस प्रकार वीडियो शूट करना है, किस प्रकार का वीडियो शूट करना है, किस प्रकार का वीडियो शूट नहीं करना है, कैसा कंटेंट होना, मैं बहुत से चैनल्स को फॉलो करता हूं और उनको देखता भी हूं। जैसे कि अगर मुझे लॉ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं फैज़ान सर को देखता हूं। फैज़ान मुस्तफ़ा के बारे में आप सभी जानते होंगे। एक लाइन में हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, नलसार विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं वर्तमान में, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडी की है और पढ़ाया भी है। तो मैं उनके चैनल को फॉलो करता हूँ, लॉ के बारे में समझना होगा, ठीक है। एक न्यायिक विधि चैनल है, वक्ता का नाम मालूम नहीं है, उनके चैनल को मैं देखता हूँ लॉ के लिए, क्योंकि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है ना, आप किसी सामाजिक संजाल तंत्र पर आइएगा मत। संविधान और लीगल इश्यूज़ की जानकारी के लिए आपको कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे किताबें पढ़िए या कोर्स करिए या चैनल्स को देखिए। तो मैं लॉ के लिए इन कुछ चैनल्स को देखता हूँ। एक और चैनल को मैं देखता हूँ राजनीतिक रूप से चीज़ों को समझने के लिए या फिर जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, भक्त बनर्जी साहब का है ना। एक मैं ध्रुव भाई को सुनता हूँ, रवि सर को सुनता हूँ मैं, आरफा खानम शेरवानी साहब को सुनता हूँ, मैम को सुनता हूँ मैं। और सामाजिक इश्यू को जानने के लिए मैं पुष्पेश पंत जी को सुनता हूँ, अरिंदम चौधरी को सुनता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। मोटिवेशनल के रूप में मैं कलाम साहब को सुनता हूँ। एक विद्यार्थी ग्रुप में किसी को सुनना है तो मैं स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह साहब को सुनता हूँ मैं। एक वैचारिकी के रूप में किसी साधु महात्मा संत को सुनना हो तो मैं अंगराज कर्ण को सुनता हूँ, मैं गुरु द्रोण को सुनता हूँ। और इसको लेकर बहुत से वीडियोस मिलेंगे, और इन सबको आप सुनेंगे ना अगर, तो आपकी शब्द सीमा और आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। और अगर आप में कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा तो आप शब्दों का चयन और शब्दों का प्रयोग वाक्यों में नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मेरी वैचारिकी थी। राजनीतिक रूप से के इसके अलावा डिफेंस में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे, सेनाओं में। तो सेनाओं के संबंधी बहुत से चैनल में उसको देखता हूँ, और मुझे घूमने का भी बड़ा शौक है, स्टेट टू स्टेट, क्योंकि रिसर्च करा जैसे कि बताया आपको, तो बड़ा घूमने का शौक है। तो यूनिवर्सिटी से संबंधित जो यूट्यूब चैनल मिलते हैं मैं उनको भी देखता हूँ। और पॉलिटिक्स को लेकर कुछ चैनल का नाम लेना उचित नहीं है, कुछ लोगों की सुलग जाएगी नीचे से और धुआं कहाँ से निकलेगा मालूम नहीं है। ये वल्गैरिटी नहीं है, क्योंकि
भारतीय इतिहास में गालियों की लंबी परंपरा रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ, यदि आप किसी हिंदू शादी में गए होंगे, खासकर आप लड़के वाले हैं और लड़की वालों के घर गए होंगे, तो जब लड़के वाले खाना खा रहे होते हैं तो लड़की वाले लड़कों को गालियाँ देते हैं, बारातियों को गालियाँ देते हैं। और ये परंपरा रही है, राम और कृष्ण के समय से रही है। तो गालियाँ कोई वल्गर नहीं है, समाज का हिस्सा है। क्योंकि एक कविता है, वो मुसलमान थे, सुनिएगा, यूट्यूब पर है, उसकी एक लाइन है, पढ़ देता हूँ। सच को यदि सच की तरह कहा जाता है तो सच को सच की तरह स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अगर आप या मैं या किसी भी समाज का वल्गैरिटी का, गालियों का इतिहास या परंपरा रही है, या आप उसको गलत मानिए, और अगर गलत नहीं है तो उसको आगे बढ़ाइए। आपने देखा होगा आदिवासी समाज के लोगों को, जनजाति समाज के लोगों को आज भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो क्या वो गलत हैं? जी नहीं, ये उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यताएं हैं। और इसी से याद आ गया, मैं जंगल को समझने के लिए बहुत से आदिवासी चैनलों को फॉलो करता हूँ। आप समझिए, क्योंकि हिंदुस्तान को समझने के लिए गांधी ने कहा था गाँव को घूमिए, अम्बेडकर साहब ने कहा था देश को समझना है, दुनिया को समझना है तो विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों का भ्रमण कीजिए। मदर टेरेसा ने कहा था कि देश और दुनिया को समझना है तो अब महिलाओं की स्थिति का अध्ययन कीजिए, क्योंकि इनको समझे बिना आप दुनिया की वैचारिक को नहीं समझ पाएंगे, और आप दुनिया की वैचारिक को नहीं समझ पाएंगे, किसी प्रकार के नए डिस्कोर्स को यानी कि विमर्श को जन्म नहीं दे सकते हैं। और जब तक हम किसी प्रकार के डिस्कोर्स या विमर्श को, और हाँ, विमर्श और बहस बहुत अलग चीज़ें हैं। एक मंच पर जो 4-5 वक्ता मिलते हैं आपको न्यूज़ चैनल पर, वो लोग विमर्श नहीं करते हैं, वो लोग बहस करते हैं, और उस बहस में तर्क और तथ्य कोसों दूर होते हैं। इसलिए विमर्श यानी कि डिस्कोर्स अलग चीज़ है और बहस एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी विचार की जितनी मजबूत होगी तो आप डिस्कोर्स में और बहस में फ़र्क करना समझेंगे। और इसके लिए भी बहुत से एजुकेशनल चैनल्स को भी मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि अब आपके मन में ये होगा कि मैं बहुत बोलता ज़्यादा हूँ। कई लोग होते हैं जो कलम से कमाते हैं, राइटर्स लोग, चित्रकार लोग हैं, अपने रंगों से कमाते हैं या अपना फेम पाते हैं। मैं अपनी ज़ुबान से ही खाता हूँ, ज़ुबान से कमाता हूँ। जो लोग भी दिल्ली विश्वविद्यालय के जेएनयू के विद्यार्थी रहे होंगे पिछले 8-9 सालों में, जानते होंगे कि कितना लाखों मैंने कमाया है अपनी ज़ुबान के माध्यम से, डिबेट, पोइट्री, इवेंट्स के माध्यम से। एक मूवी और आई थी, जैकी श्रॉफ के बेटे की थी, नाम मुझे याद नहीं है। उसमें एक अच्छा संवाद था कि जो आपकी हॉबीज़ है ना, जो टैलेंट है, उस पर काम करिए, आपको नेम और फेम सब कुछ मिल जाएगा। एक डायलॉग 3 इडियट्स का भी है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब हो जाओ, बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए जो जानते हैं और जितना जानते हैं उस पर काम करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। हो सकता है समय से पहले किस्मत से ज़्यादा भी मिल जाए आपको। कलाम साहब ने कहा था। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कंटिन्यू जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर जो टैलेंट है ना, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत टैलेंट है। और अगर आपने शायद ध्यान दिया हो, अगर कोई पहचान जाए यूट्यूब पर इनको और देखा हो कहीं स्टेज पर इनको जूते खाते जूते नहीं, अगर स्टेज पर इनको भाषण देते हुए सुना हो, तो ये ऐसा भाषण देते हैं और इतना देते हैं कि सामने वाला शायद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इतना अच्छा भाषण देते हैं सच में। और बोलने, किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कह दो तो इंस्टेंट इतना अच्छा बोल सकते हैं कि काबिल तारीफ। तो चलो, वैसे तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही करूँगा अब, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा भैया कि और भी लोग मेरे जैसे, और जैसे आपने स्टार्ट किया उसके बाद अब मैंने स्टार्ट किया चैनल, और भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपना वीडियो यूट्यूब पर नया चैनल स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि लोग कैसे स्टार्ट करें और कैसे निश को आइडेंटिफाई करें, जिससे वो भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकें?
तो ये भी एक सजेशन दीजिए जिससे बहुत ही वैल्यू मिल सके ऑडियंस को। धन्यवाद। आपने देखा होगा इनके सवाल पूछने के दौरान मैंने अपना फ़ोन उठाया पीछे से। मुझे मालूम नहीं था सवाल इनका यही होगा, लेकिन इत्तेफाक है सवाल यूट्यूब से है और शुरुआत से है। तो इसी फ़ोन से जो आप देख रहे हैं ना, सेकंड हैंड फ़ोन है, डिस्प्ले टूटा हुआ है, इसकी बेचने पे कीमत 1600 से कम है। और अभी तक मैंने यूट्यूब पर जितना भी कंटेंट बनाया है, मान लीजिए लगभग 1700 प्लस वीडियो हैं मेरे, और लगभग 1680 वीडियो मैंने इसी फ़ोन से बनाए हैं। नाम कुछ A6 करके है ये, ठीक, रेडमी A6। धन्यवाद विकास जी। इससे बनाया है। कोई कैमरा, कोई लाइट, कोई माइक नहीं है। इस कैमरे का जो माइक है ना, नॉर्मली कैमरे का माइक कम से कम 6 से 7 फीट तक की आपको आवाज़ देता है, और उसका जो कैमरा है फ्रंट का लगभग 5 से 3 फीट तक का बेहतरीन शूट करता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लंबा चौड़ा सेटअप लगाना है, आवाज़ अच्छी नहीं है, हमको बोलना नहीं आता, छोड़ दीजिए ना। मेरे स्टार्टिंग के 10 वीडियो आप देख लीजिए और आज का वीडियो देख लीजिए। परिवर्तन, कंटिन्यूटी और क्लैरिटी तीनों स्पष्ट हो जाएंगी आपको। और कॉन्फिडेंस, नहीं आता है ना बोलना, कोई यूट्यूब इतना सिंपल हो गया है ना, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है, मत दिखाइए भैया मेरे, भाइयों मेरे, आवाज़ दीजिए अपनी। आपको आवाज़ भी नहीं देनी है अपनी, चेहरा भी नहीं दिखाना है, भूल जाइए। 10 पिक्चर रखिए सामने, उसके बारे में 10 लाइनें लिख दीजिए, हल्का सी कोई म्यूजिक लगा दीजिए, आपका वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएगा। और कुछ बताऊं सिंपल, आप अगर अच्छा खाना बनाना जानती हैं या बनाना जानते हैं, उस खाने की डिश को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, केवल उसमें कुछ नहीं करना है। ना ही आपका ऑडियो आएगा, ना ही आपका वीडियो, आपको खाना बनाते हुए दिखाना। यानी कि जो लोग कहते थे कि लड़की है क्या करेगी, चूल्हा चौका करेगी, उसी चूल्हा चौका वाले काम को यूट्यूब नहीं दुनिया प्रमोट करती है, और बेहतरीन से बेहतरीन नहीं, करोड़ों रुपयों की इनकम कमाते हैं दुनिया के शेफ, जानते हैं। तो आपकी, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा था कि जो आपकी हॉबी है उस पर काम कीजिए। कामयाबी साली झक मार कर नहीं, दूसरों को भी साथ लेकर आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और शुरुआत अभी से कर लीजिए, या हो सकता है वीडियो देखते देखते कर लीजिए। कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा फ़ोन हो, कैमरा हो, और अगर हाँ स्टार्टिंग में ना फ्रंट कैमरे से शूट कीजिएगा, बैक कैमरे से मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ोन को पकड़ कर कोई खड़ा हो 15-20 मिनट तक, कितना समय है इस दुनिया में लोगों के पास? इतने फ्री बैठे हैं क्या? नेता तो है नहीं जो फ्री बैठे हैं, ऑडियंस है आपकी। तो इसीलिए फ्रंट कैमरे से शूट कीजिए, एक हाथ से पकड़िए फ़ोन को। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाना है तो कैमरे को ऐसे पकड़िएगा, ऐसे करके, ठीक, ऐसा मत करिएगा लंबू केले की तरह। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाना है तो ऐसे पकड़िएगा, और अगर शॉर्ट्स बनाना है तो ऐसे पकड़िएगा, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं वो शॉर्ट्स के लिए सीधा फ़ोन मांगती हैं और वीडियोस के लिए ऐसा मांगती हैं, ठीक है। बिना एडिट के डाल देंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऑडियंस पर कम पहुँचेगा तो एडिट करना भी सीख लीजिए। बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर हैं, पेड सॉफ्टवेयर हैं, ट्रायल सॉफ्टवेयर हैं, उस पर सीखते रहिए। और मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो जान लीजिएगा, आज नहीं तो कल जान लीजिएगा, नहीं जानेंगे तो हम जनवा देंगे, क्योंकि हम और आप जनवादी देश में रहते हैं। किसी कमेंट में जनवादी कवि का नाम बताइएगा जिसकी मौत हुई थी जेएनयू में। जेएनयू में जिसकी मौत हुई थी, आदिवासी कवि है, उसकी कविता बड़ी अच्छी होती है, और वो कविता सार्वजनिक मंचों से पढ़ी जाती हैं। इनकलाब का दौर हो, आंदोलन का दौर हो, या वैचारिकी का दौर हो, उस कवि का नाम बताइएगा बस। लंबे बाल थे, मौत हुई थी, कुर्ता पहनते थे, झोला रखते थे ना, वो झोला छाप फ़कीर नहीं थे, वैचारिकी वाले फ़कीर थे। सरनेम है पांडे, आगे आप जोड़ दीजिएगा। इसीलिए भूल जाइए कि ऑडियंस क्या सोचती है आपके बारे में, आपके कपड़े कैसे हैं, बाल कैसे हैं, मेकअप कराए कि नहीं, ना, आपकी क्या योग्यताएं हैं आप वह दिखाइए ऑडियंस को, और अपने तरीके से दिखाइए। खान सर को देख लीजिए आप, ठेठ बिहारी और ऊपर से मैथिली भाषा में वीडियो बनाते हैं। और कौन से साइंटिस्ट, कौन से वैज्ञानिक, कौन से स्कॉलर नहीं देखते मुझे बताइए। इसीलिए भूल जाइए कि आपने कोट पहना है, जींस पहना है, साड़ी पहनी है, सूट पहना है, लिपस्टिक लगाइए, बुर्का लगाया, छोड़ दीजिए। ऑडियंस को यदि आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज और प्लस लॉजिक देते हैं, आपका कंटेंट आगे भी जाएगा और आप तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉलेज है कि एक्सीलेटर की तरह, आप पैर रख दीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे। कोई एक्सीलेटर पीछे होने पे नुकसान एक्सीलेटर का होता है,
आपका नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़िए, कोशिश करिए, जब समय हो तब नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करिए, यदि चमकना है सूरज की तरह तो आपको जलना पड़ेगा सूरज की तरह, इस बात का ख्याल रखिएगा। बोला मैंने है, कोट मेरा नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। धन्यवाद भैया। तो अंत में मैं एक और कुछ कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं इनको देखकर और इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, और यूट्यूब की गाइडलाइंस और बहुत कुछ यूट्यूब के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इनसे पूछता हूँ कि आप मेरे चैनल के बारे में क्या ऑडियंस को कहना चाहते हैं। धन्यवाद विकास जी। और अंत तो किसी चीज़ का नहीं होता है, ना ही इस संवाद का होगा, ना ही आपके सवालों का होगा। भविष्य में कभी दोबारा अवसर मिलता है, विकास जी की तरफ से ज़रूर आएंगे, और आपकी क्वायरी हो तो आपके मेरी क्वायरी, अपने सवाल जो भी है मेरे चैनल पर डाल सकते हैं। और मेरे चैनल को प्रमोट करने की या लाइक करने की या व्यूज़ बढ़ाने के लिए चैनल पर मत आइएगा, मुझे भीड़ नहीं चाहिए अपने चैनल पर। आपको यदि इस इंटरव्यू में या इस संवाद में कुछ बात अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो आपने, तो ज़रूर बताइए। कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। विकास जी मैं सवाल भूल गया, आपका सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। सवाल मेरा ये था सवाल मेरा ये था कि आप मेरे चैनल के बारे में क्या कहते हैं? मिल गया, सवाल मिल गया। देखिए यही खासियत होती है एक डिबेटर की, सवाल ना भूलते नहीं हैं हम लोग। जब सवाल का जवाब नहीं आता है ना, भूलने का नाटक करते हैं। इनको मैंने माइक दिया, सवाल पूछा, मुझे 10 सेकंड मिल गए और मैंने जवाब अपने दिमाग में डाल लिया। यही विचार की आपको सिखाती है आपके अध्ययन के अभ्यास से, क्योंकि अध्ययन तो बहुत लोग करते हैं, उस अध्ययन का अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर लिया टाइपिंग का, लेकिन आपने अभ्यास नहीं करा घर आके या कहीं भी, तो आप प्रैक्टिस भूल गए टाइपिंग करना। तो इसीलिए अध्ययन और अभ्यास बेहद जरूरी है। और अच्छा क्या लगता है, अच्छा मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं कच्छा भी नहीं पहनता हूँ, और ऊपर से नाम है दशकंठी मेरा। तो कमियाँ सुनिए पहले तो इनकी आप। सबसे पहले हो सकता है आप ना कहें, हम तो कह देते हैं, क्या करें, हम झोलाचा फकीर तो है नहीं, हम हैं विद्यार्थी, ऊपर से शोधार्थी। आप कम से कम 10 दिन में या 7 दिन में एक वीडियो अपनी ऑडियंस को दीजिए। और इतना अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है आपका, वीक में 1 बार या महीने में कम से कम 2 बार यूट्यूब पर लाइव जरूर आइए। जो भी आपके सामाजिक संजाल तंत्र के लिंक्स हैं, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी है, उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहिए। और अपनी ऑडियंस के मन को मत, दिल को टटोलिए। दिल तो बॉयफ्रेंड के पास होगा आपका या किसी का भी, उनके दिमाग की उस नब्ज को टटोलिए जहां सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि अगर आपने ऑडियंस को सवाल पूछने के लिए तैयार कर दिया ना, तो आप सबसे बड़े दानवीर कहलाएंगे। क्योंकि हमारे शिक्षक हों और हमारी किताबें हों और हमारे बौद्धिक वर्ग हों, उनका काम यही है कि लोगों में सवाल को पैदा करना और सवाल को पूछना। तो आपको भी यदि कुछ लगता है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या जानना चाहती है, तो आपको ऑडियंस को समझना होगा। कंटिन्यूटी रखिए, अच्छे कंटेंट तो आप बना ही रहे हैं। और दूसरा ये है कि हर टाइप्स का वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी एक फील्ड है, आप इसमें फैक्ट पर वीडियो बना रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बताते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, और वो फैक्ट सभी के काम में आते हैं। चाहे 10 साल का बच्चा हो या 20 साल का हो या ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो या मैरिड हो, तो ऐसे काम करते रहिए और अपने जोन को थोड़ा बढ़ाइए। क्योंकि ऑडियंस से अगर आप छूट जाएंगे, ऑडियंस को आप अटेंड नहीं करेंगे, तो ऑडियंस को जाने में समय नहीं लगता है दर्शकों को। दर्शक के अकॉर्डिंग वीडियो मत बनाइए कभी भी। पहले ये पहचानिए कि दर्शक कौन हैं आपके, मेल हैं, फीमेल हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, किस एज वर्ग के हैं, किस देश के हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाइए। क्योंकि हमने मन में एक हाइपोथेसिस बना ली कि हमारी ऑडियंस तो कलकत्ता की है, तो क्या आप एजुकेशन की बात करेंगे? आपको लगा आपकी एजुकेशन साउथ की है, तो क्या आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे? ना। तो ऑडियंस को समझिए, और ऑडियंस को समझने के लिए ऑडियंस को सवाल पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यही है मेरा, और ज़्यादा लेक्चर तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि सीरियस मैं हो नहीं पाता हूँ। लास्ट टाइम सीरियस कब हुआ था ये तो मोदी जी को भी नहीं मालूम, तो मुझे क्या मालूम होगा। धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा, बहुत ही वैल्यूज़ मिली होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
तो जो इस वीडियो का बेस्ट पार्ट रहा हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा, मेरी साइड से भी और भैया की साइड से भी ज़रूर मिलेगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर दूसरा पार्ट और नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करो। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी आमंत्रण देने के लिए। और कुछ अच्छी बातें भी मिली होंगी आपको, कुछ बुरी बातें भी मिली होंगी। तो जो भी आपको मिला होगा वो तो मिल गया। अब आपको क्या दिमाग में डालना है, क्या कान से बाहर निकालना है, ये आपको तय करना है। और दूसरी बात कि मेरे बारे में जो भी राय हो सकता है अगले वीडियो में टूट जाए, क्योंकि उम्मीद कभी मत करना किसी से। करनी है तो उससे ही करना जिसने आपको जन्म दिया है, आपकी माँ। और उम्मीद कोई पूरी नहीं करेगा। इसीलिए मेरे बारे में धारणा बना लेंगे आप कि साला मैं तो पगला हूँ, मैं तो नशेड़ी हूँ, बहुत बकबक करता हूँ, संबित पात्रा हो गया हूँ, ना जाने क्या हो। तो अगले वीडियो में आपकी धारणा टूट जाएगी, और धारणाओं को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। और विकास जी ने जैसा कि कहा कि आपका जो भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, वो सवाल पूछने से आपके ज्ञान का विकास होगा। इनका नाम भी विकास है। और दूसरा, हमको ही मालूम चलेगा कि हमारी बकवास में बकवास थी या वाकई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, और आपके दिल में, दिमाग में, जहन में, किडनी में, गुर्दे में। और आप अगर देखने वाले किसी के माता पिता हैं तो मेरा चरण वंदन और सलाम है आपको। अगर मेरे छोटे भाई बहन हैं तो आपको मेरा प्यार है, आशीर्वाद है। आपकी भी कुछ समस्या हो ना, विकास जी से पूछिए। और विकास जी के माध्यम से मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी मत मांगिएगा, तकलीफ हो जाएगी हमसे ज़्यादा यूट्यूब को, और फिर हो सकता है और समस्याएं हों। तो पुनः मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे विकास जी के साथ या किसी और के साथ में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा और लेते हैं विदा। नमस्कार बहुत बहुत। और पुनः विकास जी और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में बहुत तरक्की करें और आप काम करते रहें, और आपकी ऑडियंस का प्यार सम्मान आपको मिलता रहे, और आप कामयाबी के पहले शिखर को पहुँचें। 7 शिखर तो बहुत दूर है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने सभी क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जवाब दिया, और मेरे आमंत्रित करने पर आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। मेरी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी वीडियो में ऐसा ही प्यार दिखाते रहेंगे और ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।